हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का ओसीएम न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज का एक और इंपॉर्टेंट वीडियो। जी हां दोस्तों, ये आखिरी वीडियो है इस सीरीज का। हमने कई अलग अलग वीडियोस के माध्यम से हर बिजनेस सर्विस को कवर किया है। ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे। और बिजनेस सर्विसेज चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 से 24 मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम में कवर करके देता है ये इकलौता चैप्टर, और इसीलिए पूरी सीरीज को आराम से आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप वेयर हाउसेस के अलग अलग टाइप्स को बारीकी से समझ पाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब बात आती है वेयर हाउसिंग की, तो दो इंपॉर्टेंट काम जो वेयर हाउसेस करते हैं, जो सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं बिजनेस हाउसेस को, वो स्टोरिंग और प्रिजर्विंग की है। स्टोरेज और प्रिजर्व करने के लिए, गुड्स को सेम कंडीशन में रखने के लिए जैसे वो प्रोड्यूस हुए हैं, और कंज्यूमर तक यानी एंड कस्टमर तक वो सेम कंडीशन में पहुंच पाए। इसीलिए वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग की सर्विस जो है बिजनेस हाउसेस के लिए बहुत जरूरी होती है। बिजनेस सर्विसेज में वेयर हाउसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरह से बैंकिंग का, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन का रोल है, उतना ही महत्वपूर्ण वेयर हाउसिंग का भी रोल है, क्योंकि गुड्स को, एक्चुअल प्रोडक्ट को, कमोडिटी को कंज्यूमर तक उसी हालात में जैसे वो बने हैं वैसे ही पहुंचाने में वेयर हाउसिंग का, स्टोरेज का, प्रिजर्वेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो क्या कहते हैं वेयर हाउसिंग के मीनिंग के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो वेयर हाउसिंग रेफर्स टू स्टोरेज ऑफ गुड्स and consist of all those activities which are connected with storage and preserving of goods। यानी सिर्फ स्टोरेज नहीं, लेकिन उसके अलावा भी जो ग्रेडिंग होती है, पैकिंग होती है, लूज प्रोडक्ट्स को जो पैकिंग करके बेचा जाता है, ये सारी चीजें वेयर हाउसिंग के अंदर ही समाविष्ट हैं और इन सभी का समावेश वेयर हाउसिंग के अंदर ही होती है। सारी एक्टिविटीज का ग्रुप वेयर हाउसिंग को माना जाता है। यानी यहाँ पर स्टोरेज भी होता है, यहाँ ग्रेडिंग भी होती है, पैकिंग भी होती है, यहाँ पर अलग अलग तरीके से गुड्स को जो है प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि एंड कंज्यूमर तक बेस्ट कंडीशन में गुड्स जो है वो पहुंच सके। वेयरहाउसिंग कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज कनेक्टेड विद स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग। ये दो शब्द बहुत मायने रखते हैं, आपको याद रखना है। स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ स्टोर्ड गुड्स फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टिल द टाइम ऑफ कंजम्पशन। यानी जब से वो बने हैं और जब तक वो कंज्यूम नहीं होते तब तक उन्हें प्रॉपर कंडीशन में, अच्छे बेस्ट कंडीशन में रखना, यही वेयर हाउसिंग फैसिलिटी का, यही वेयर हाउसिंग बिजनेस सर्विस का सबसे महत्वपूर्ण काम है। चलिए आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। आज हम टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने जो है अलग अलग फंक्शंस वेयर हाउस के देख लिए थे। आज की वीडियो में हम टाइप्स कवर करेंगे, सिंपल और बेसिक टाइप्स हैं। और इन टाइप्स की जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला टाइप आता है प्राइवेट वेयर हाउसेस, जो ओन्ड, मैनेज्ड और कंट्रोल्ड और पूरी तरह से ऑपरेटेड बाय बिग मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं। उन्हें प्राइवेट वेयर हाउसेस कहते हैं। जिनका मालिकाना हक प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में होता है, उसे प्राइवेट वेयर हाउस कहते हैं। जी हाँ, द प्राइवेट वेयर हाउसेस आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय बिग मैन्युफैक्चरर्स। ये एकदम इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। एंड मर्चेंट्स टू फुलफिल देयर ओन शॉर्टेज नीड्स। ज्यादातर अपने खुद के शॉर्टेज नीड्स को पूरा करने के लिए बड़े बड़े वेयर हाउस खुद ही बनाते हैं और वहां पर खुद के गुड्स को स्टोर करके रखते हैं। प्राइवेटली अपने बनाए हुए, अपने इंडस्ट्री के, अपने मैन्युफैक्चरिंग के जो गुड्स होते हैं वो वहां पर खुद के गुड्स को स्टोर करते हैं। तो याद रखिए, बिग बिजनेस फर्म्स व्हिच नीड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड हु कैन अफोर्ड मनी कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन देयर प्राइवेट वेयर हाउसेस। यानी जिन लोगों के पास पर्याप्त पैसा है, उन्हें पता है कि हमें तो बहुत जरूरत पड़ने ही वाली है स्टोरेज की, किसी और के वेयर हाउस में क्यों स्टोर करें, किसी और के गोडाउन में क्यों स्टोर करें, खुद का ही गोडाउन होना चाहिए। तो वो लोग ऐसे बड़े वेयर हाउसेस बिल्ड करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और वहां पर खुद के कंपनी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टोरेज करते हैं। ऐसे वेयर हाउसेस को प्राइवेट वेयर हाउसेस कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो टाइप है वो है पब्लिक वेयर हाउस। It may be owned and operated by an individual or cooperative society as well। तो ये कई बार इंडिविजुअल भी ओन करते हैं और कई बार कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी आपस में 8-10 लोगों के ग्रुप ने, समूह ने मिल करके एक वेयर हाउस बिल्ड किया है। ऐसे वेयर हाउसेस को भी पब्लिक वेयर हाउस माना जाता है। प्राइवेट वेयर हाउस प्राइवेट इंडिविजुअल्स का, पब्लिक वेयर हाउस जनरल पब्लिक का, याद रखिएगा। यस, इट वर्क्स अंडर लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। यानी सरकार का भी यहाँ पर रोल बहुत महत्वपूर्ण है। लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। पब्लिक वेयर हाउसेस प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी टू स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स। क्योंकि बड़े मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो तो खुद का प्राइवेट वेयर हाउस खुद ही बना लेते हैं, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे ट्रेडर्स जो हैं,
उन्हें लो कॉस्ट पर जब गुड स्टोर करने की जरूरत पड़ती है तो वो पब्लिक वेयर हाउसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर दो टाइप्स हमने देख लिए। ज्यादातर पब्लिक वेयर हाउसेस जो हैं वो रेलवे जंक्शंस, हाईवेज और वाटरवेज के आसपास जो हैं पाए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो अगला कॉन्सेप्ट जो है हमारा, दिस इज बॉन्डेड वेयर हाउसेस। जी हां, बॉन्डेड वेयर हाउसेस। बॉन्डेड वेयर हाउसेस जो अगले नंबर पे आते हैं, यहां पर याद रखिए, लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट इंपोर्टेड गुड्स फॉर स्टोरेज अंटिल द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कस्टम ड्यूटी भरने के पैसे नहीं है, तो ऐसे में आप बोलेंगे कि यार मैं बाद में थोड़े दिन में कस्टम ड्यूटी भर दूंगा, फिलहाल आप मेरे गुड्स को खराब होने मत दीजिए, उसकी सही आप यहाँ पर स्टोरेज करके रखिए सही तरीके से, ताकि मैं कस्टम ड्यूटी भर के बाद में ये गुड्स जो है वो छुड़ा लूं। तो ये गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस्ड होते हैं और कस्टम ड्यूटी भरने पर आपको प्रोडक्ट्स आपके मिल जाते हैं। दीज वेयर हाउसेज वर्क अंडर कंट्रोल ऑफ कस्टम अथॉरिटीज। तो बॉन्डेड बोले तो कस्टम अथॉरिटीज के अंदर है। द वेयर हाउसेस कीपर इज रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग फॉर बॉन्ड। वो लोग एक बॉन्ड साइन करवाते हैं कि देखो तुम्हारा सामान हमारे पास है, हमने रखा हुआ है, तुम कस्टम ड्यूटी नहीं भरोगे तो हम नीलामी कर देंगे, और तुम्हें इतने इतने टाइम में कस्टम ड्यूटी भरनी है, तब तक हमने इसको सही सलामत हमारे गोडाउन के अंदर रखा है। दैट इट विल नॉट अलाउ द गुड्स टू बी रिमूव्ड without the consent of the custom authorities. The goods are held in bond and cannot be withdrawn without paying the custom duty. तो जब तक कस्टम ड्यूटी नहीं भरी जाएगी तब तक गुड्स जो है वो मालिक को नहीं मिलेंगे। कस्टम ड्यूटी पे कर देने के बाद वो अपने गुड्स छुड़ा करके ले जा सकते हैं। तो जहां पर कस्टम अथॉरिटीज के अंडर में वेयर हाउस होता है उसे कहते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस। याद रखिए, ही कैन विथड्रॉ द गुड्स इन इंस्टॉलमेंट्स ऑल्सो बाय पेइंग द कस्टम्स ड्यूटी प्रोपोर्शनेटली। तो ये तीसरा टाइप हमने देख लिया यहां पर। बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। तो अगला टाइप जो निकल करके आता है दोस्तों, ये है ड्यूटी पेड वेयर हाउस। नाम में ही ड्यूटी है और इसीलिए अगर कोई इंपोर्टर है जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में, आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी भर दिया उसने, लेकिन अभी उसके पास वो टेम्पो नहीं है, बड़ा सा ट्रक नहीं है, वो कल आने वाला है। अब गोडाउन में सामान तो आ गया है, अभी मतलब एयरपोर्ट पे सामान तो आ गया है या पोर्ट पे सामान तो आ गया है जहाज से, तो अब वो सामान कहाँ रखे, क्योंकि अभी जो ट्रांसपोर्टेशन थी वो नहीं आई है, वो कल आई। तो तब तक के लिए गोडाउन में सामान रखा जाएगा और वो गोडाउन होगा ड्यूटी पेड वेयर हाउस, जहां पे ड्यूटी पे कर दिए, ड्यूटी पे कर दी गई है, लेकिन सामान कल लेके जाएंगे इसलिए वहां पर स्टोर करके रखा गया। आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ ड्यूटी देन गुड्स कैन बी स्टोर्ड एट ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस। ऑल ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस आर पब्लिक वेयर हाउस which are available to all importers. Duty paid warehouses help the importer as proper care of goods is taken. Processing of goods can be done like sorting, repacking, etc. Such warehouses are more useful for re-export goods. कई ऐसे गुड्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह री-एक्सपोर्ट होने वाले हैं, तो ऐसे में ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज इनको बहुत काम आते हैं और आसानी से रीपैकिंग वगैरह करके यहां से ही जो है दूसरे जगह पर एक्सपोर्ट से कर दिया जा सकता है। ये इनकी खासियत है। ये ज्यादातर नियर द पोर्ट ही लोकेटेड होते हैं, डॉक एरिया के आसपास, जहां पे जहाज वगैरह लोडिंग अनलोडिंग होते हैं ना, वहां पर ही ये लोकेटेड होते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला जो है वो गवर्नमेंट वेयर हाउस है। जी हाँ, पब्लिक वेयर हाउस जनरल पब्लिक के लिए था। गवर्नमेंट वेयर हाउसेस गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड, मैनेज्ड और कंट्रोल्ड होता है। ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटीज। इट इज डिफिकल्ट फॉर स्मॉल फार्मर्स, छोटे किसान, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स को अपना खुद का वेयर हाउस बनाना मुश्किल है और कई बार बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है। तो इतना ज्यादा कॉस्ट कहां से खर्चा कर पाएंगे, तो छोटे किसान जो है वो ज्यादातर गवर्नमेंट वेयर हाउसेस के अंदर अपना गुड्स, अपना प्रोड्यूस जो है, कल्टीवेशन जो है अपना वहां पर स्टोर करवा सकते हैं कम दाम में या कई बार चीपर रेट्स पर भी ये मिल जाता है। इट इज डिफिकल्ट फॉर स्मॉल फार्मर्स, businessmen and traders to own a warehouse, so these government warehouses assist them in storing their goods at nominal charge. Central Warehousing Corporation of India CWC जो है, इसका गठन किया गया है ताकि वो गवर्नमेंट वेयर हाउसेस जो है उसकी देखभाल कर सकें। स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ये राज्यों के अंदर ध्यान रखती है और FCI जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये भी खास तौर पर वेयर हाउसेस हैं इनके भी अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एंड इन अवर कंट्री। यानी हमारे देश में FCI के बहुत सारे वेयर हाउसेस हैं जो अलग अलग शहरों में लोकेटेड है। तो उम्मीद करता हूं यहां पर आपको गवर्नमेंट वेयर हाउस भी समझ में आ गया होगा। अलग अलग आज टाइप्स ऑफ वेयर हाउस हम देख रहे हैं और इन टाइप्स के अंदर
अगले जो आखिरी दो टाइप्स निकल करके आते हैं वो है कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस एंड कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस। तो यहां कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हमारे तुम्हारे जैसे लोगों ने मिलकर बनाई होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा ओन्ड, मैनेज्ड और कंट्रोल्ड होते हैं, ऐसे वेयर हाउसेस को कोऑपरेटिव वेयर हाउस कहते हैं। दे मेनली प्रोवाइड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज एट मोस्ट इकोनॉमिकल रेट्स। मोस्ट इकोनॉमिकल रेट, एकदम इकोनॉमिकल रेट पर आपको देते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मकसद प्रॉफिट कमाना होता ही नहीं है। इनका मेन मकसद होता है वेलफेयर, इनका मेन मकसद होता है कोऑपरेट करना। 11th में हमने पढ़ा था। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के वेयर हाउस जो होते हैं वो इकोनॉमिकल रेट्स पर प्रोवाइड करते हैं वेयर हाउस। दीज टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस आर वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स एंड ट्रेडर्स एंड जनरल पब्लिक एज वेल। तो ये भी बहुत यूजफुल होते हैं। आखिरी जो टाइप है वो है कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस का, और यहाँ कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर पेरिशेबल कमोडिटीज लाइक फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। तो ये जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं ना, जो ज्यादा स्टोर नहीं हो सकते, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, ऐसे गुड्स को यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल, सब्जियां वगैरह, इनको स्टोर करके रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस होता है। यहाँ पर बर्फ वगैरह, आइस वगैरह, तो कोल्ड स्टोरेज में यहाँ पर ठंडा तापमान होता है, टेम्परेचर जो है वहां पर वैसा मेंटेन किया जाता है। इसका मेक ही कुछ इस प्रकार का होता है कि यहाँ पर ये पेरिशेबल गुड्स जो है स्टोर अच्छे से हो सके। तो इन कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस गुड्स आर स्टोर्ड एंड रेफ्रिजरेटेड at very low temperatures so as to preserve them and use them in future. International trade has become possible due to these warehouses. तो इस प्रकार से हमने 7 अलग अलग टाइप्स वेयर हाउसेस के आज देख लिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बिजनेस सर्विसेज की पूरी प्लेलिस्ट को एक बार देखिएगा। ये चैप्टर छोड़ना नहीं है, ये चैप्टर करना ही है, कंपलसरी चैप्टर है। पूरे चैप्टर के वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। ये आखिरी वीडियो आज हमने कवर किया। उम्मीद करता हूं आप सारे वीडियोस देखें और चैनल पर बने रहें। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।